नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद सत्र से पहले केंद्र का बड़ा दांव, 20 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष की भी घेराबंदी की तैयारी। पहलगांव हमले पर एलजी सिन्हा का ऐलान, आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू, हर एक का होगा हिसाब। योगी राज में अपराधियों की शामत, 8 साल में 30,000 गिरफ्तार, 238 ढेर, कानून का बुलडोजर अब भी जारी। अब होगा देश में लागू एसआईआर, फर्जी वोटरों और अवैध विदेशी नागरिकों पर चुनाव आयोग की बड़ी सर्जरी। देश पर कहर बनकर टूटी बारिश, बाढ़, बिजली, 10 राज्यों में रेड अलर्ट, अब तक 19 मौतें। और महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एनसीपी शरद पवार के विधायक जितेंद्र रहवाड और बीजेपी विधायक गोपीचंद्र पडलकर भिड़े, गाली गलौज से गरमाई सियासत, वीडियो हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मकसद है सत्र का सुचारू संचालन और विपक्षी दलों से सहयोग की अपील। इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं एनडीए और विपक्षी खेमे के प्रमुख दलों के नेता भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र में सरकार 8 अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिसमें भू विरासत संरक्षण, राष्ट्रीय खेल प्रशासन और खनिज संशोधन जैसे मसले शामिल हैं। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले ही टकराव के आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी मध्यस्थता बयान को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटरनल रिपोर्ट और आयकर विधेयक 2025 को लेकर भी संसद में हंगामे की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर से 2 टूक शब्दों में कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि हमले में शामिल सभी आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है और अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। एलजी सिन्हा दिल्ली में विजय गोयल की अध्यक्षता में हुए एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 6 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई की। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया और जवाबी कार्रवाई के तहत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एलजी सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि अब कोई भी आतंकी सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे पिछले 5 सालों में कई बड़े आतंकी कमांडर मारे गए, वैसे ही इनका भी यही अंजाम होगा। सिन्हा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को गांधी के सपनों का राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये जरूर जोड़ा कि अच्छी खबरें जल्दी आएंगी, लेकिन किसी भी कार्रवाई की तारीख पहले से बताना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 सालों में कानून व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए यूपी पुलिस ने 30,000 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। डीजीपी राजीव कृष्ण के मुताबिक 2017 में अब तक 14,973 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 30,694 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। यही नहीं, मुठभेड़ों में 9,467 बदमाश घायल हुए और 238 की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और आगरा जैसे कमिश्नरेट इलाके में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। अकेले गौतम बुद्ध नगर में 1,983 अपराधी पकड़े गए, जबकि 1,180 को गोली लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया था कि अपराध या तो छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। उसी दिशा में पुलिस को अत्याधुनिक हथियार, बेहतर ट्रेनिंग और लगातार कार्रवाई का निर्देश दिया गया। नतीजा ये है कि यूपी अब देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जाने लगा है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन लागू करने जा रहा है। शुरुआत बिहार से हुई थी और अब इसका दायरा राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया का मकसद है मतदाता सूची से फर्जी वोटरों को बाहर करना और चुनावी शुद्धता को मजबूत करना। साथ ही जो विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रहकर वोटर लिस्ट में घुसे हैं, उन्हें चिन्हित करना भी इस योजना का अहम हिस्सा है। एसआईआर को लेकर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद आयोग ने इसकी रूपरेखा तय की थी। हालांकि कुछ दलों की आपत्तियों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
अब हर राज्य में 2001 से 2004 के बीच भी कट ऑफ डेट के आधार पर वोटर लिस्ट की गहन जांच होगी। बिहार में 1 जनवरी 2003 की तारीख को मानक बनाया गया है। बाकी राज्यों में स्थानीय स्थितियों के अनुसार अलग अलग तिथि तय की जाएगी। इस प्रक्रिया में जिनका नाम कट ऑफ डेट से पहले लिस्ट में है उन्हें नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद शामिल हुए नामों के लिए दस्तावेजी प्रमाण देने जरूरी होंगे। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि SIR से सभी वैधिक विदेशियों की पहचान नहीं हो पाएगी, लेकिन जो लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं वो इसकी पकड़ में जरूर आ जाएंगे। इस कवायद से न सिर्फ वोटर लिस्ट पुख्ता होगी बल्कि अवैध नागरिकों की मौजूदगी पर भी अंकुश लगेगा, जो लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है। मौसम ने एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में आफत मचा दी है। दिल्ली, NCR, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में IMD ने बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिहार के गया में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की OPD और नेत्र विभाग तक में पानी भर गया। वहीं मोरहर नदी में बहाव तेज होने से रेलवे पुल निर्माण के उपकरण बह गए। झारखंड से छोड़े गए 1.15 लाख क्यूसेस पानी के चलते नालंदा के 6 अंचलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच वज्रपात के कहर ढाया है। बिहार के 6 जिलों में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हुई है। अकेले नालंदा में 5 लोगों की जान गई है, जबकि 9 लोग घायल हैं। हिमाचल के मंडी और कुल्लू जैसे इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। कई नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से यात्रा न करने की अपील की है। उत्तराखंड में भी गौरीकुंड हाईवे को स्लाइडिंग जोन के चलते हर दिन 3 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में 17 से 23 जुलाई के बीच भारी बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग की अपील है, लोग सतर्क रहें और नदियों, नालों, पर्वतीय रास्तों से दूर रहें। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर के समर्थक और एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थक आपस में भिड़ गए। जितेंद्र अहवाड के समर्थक और पडळकर के समर्थक विधानसभा परिसर में आपस में भिड़ गए और हाथापाई तक पहुंच गए। वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत किया और स्थिति काबू में आई, लेकिन मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों से शुरू हो गया है। गुंडों को विधानसभा में प्रवेश देंगे तो यही होगा, मुझे मारने के लिए आए थे, क्या गुनाह है हमारा, अनैतिक शब्द और गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, सत्ता की ऐसी मस्ती। जर तुम्ही विधानसभेमध्ये गुंडांना प्रवेश देणार असाल आणि ते हल्ले करणार असतील तर आमचेच जीव सुरक्षित नाही आहेत। मी स्वतः ट्विट टाकलंय, मला आई बहिणीवरनं शिव्या दिल्या आहेत, तुला मारून टाकू, कुत्रा, डुक्कर, अजून काय काय लिहिलंय, काय चालू आहे काय विधानसभेत। भाषण करून बाहेर आलो आणि थोडासा मोकळी हवा खेळायला बाहेर गेलो होतो, हा मलाच मारण्यासाठी आले होते हे सगळे। म्हणजे विधानसभेमध्ये विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भवनामध्ये आमदार सुरक्षित नसतील तर कशाला राहायचं आमदार? काय गुन्हा आहे आमचा? कोणीतरी मवाल्यासारखा येतो, आमच्या आई बहिणीवर शिव्या देतो, त्याला ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून डिक्लेअर करा ना। अनपार्लमेंटरी वर्ड्स वापरले जातात, करून टाका पार्लमेंटरी वर्ड्स आहेत म्हणून। सत्तेचा एवढा मुजरपणा, सत्तेचा एवढा माज। वहीं पूरे मामले पर शिवसेना UVT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये समर्थक हैं या गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी विधानसभा के अंदर पहुंच गई है, गृह मंत्री कड़ी कार्रवाई करें, ये पवित्र मंदिर है, उनको पास किसने दिए इसकी जांच होनी चाहिए। पण ते समर्थक आहेत तो गुंड आहेत, आणि ही जर का परिस्थिती या राज्याची आली असेल तर मग विधान भवनाला अर्थ काय? ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे, मग तो कोणी असेल, ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांचं नाव आलं पाहिजे समोर, कारण हा अधिकार शेवटी अध्यक्षांचा असतो। अध्यक्षांची पण दिशाभूल केली गेली का हा पण विषय आहे। मात्र अशी मारामारी आणि आमदारांना धक्काबुक्की, ही गुंडागर्दी आता विधान भवनापर्यंत पोहोचली असेल तर मग हे फार अवघड आहे
ताबडतोबीने गृहमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी सगळे विषय सोडून या गुंडांवरती आणि त्या गुंडांच्या पोशिंद्यांवरती कडक कारवाई केलीच पाहिजे. तर आणि तरच तुम्ही या राज्याचे पालक मुख्यमंत्री म्हणून जनतेला तोंड दाखवायच्या पात्रतेच्या आहात असंच मी म्हणेन. याला पण विधान भवनाच्या आवारामध्ये जर का या गोष्टी व्हायला लागल्या आणि असे जर का गुंड आणून मारामाऱ्या व्हायला लागल्या तर मग मैदानामध्ये या. हे सगळ्यात पवित्र असं मंदिर आहे आणि त्याच्यामध्ये मग त्यांना पास कोणी दिले इथपासून त्यांची जबाबदारी आणि त्यांच्या पोशिंद्यांवरती कारवाई झाली पाहिजे. गौरतलब है कि इससे पहले विधान भवन के बाहर एनसीपी नेता जितेंद्र हेवाड़ और बीजेपी विधायक गोपीचंद्र पडळकर का आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है, जो गाली गलौज तक पहुंच चुका था. ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि दोनों के कार्यकर्ता विधान भवन के अंदर भी आपस में भिड़ गए. मुंबई तो ये हमेशा हैरन रहती है और इस तरह से यहाँ पर ज्यादा संख्या में मंत्री के साथ लोग आना, विधायकों के साथ लोग आना और यहाँ के सुरक्षा में जो परिस्थिति पैदा होना है गंभीर बात है. महाराष्ट्र की विधानसभा की एक अलग परंपरा रही है. देश में इसको एक अलग तरह से देखा जाता है, इसका गौरव किया जाता है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ा जा रहा है. ये गंभीर बात है. मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष था, मुझे ये सब बात का पता है और जो आज घटना हुई उसको मुख्यमंत्री, विधान परिषद सभापति और विधानसभा अध्यक्ष ने भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए तुरंत कार्रवाई करें. खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर. महाराष्ट्र में जारी मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा लाए गए जन सुरक्षा बिल पर कांग्रेस द्वारा विरोध और उदासीनता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. जन सुरक्षा विधेयक जब महाराष्ट्र विधानसभा में पास हो रहा था, उसी वक्त कांग्रेस के नेता विजय वड़ट्टीवार गैर हाजिर थे. विधेयक को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस विरोध नहीं हुआ, जिससे राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है. अब कांग्रेस हाईकमान ने विजय वड़ट्टीवार को नोटिस भेजकर सफाई मांगी है कि आखिर पार्टी ने इस विधेयक का विरोध क्यों नहीं किया. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि खुद कांग्रेस के विधायक भी इस पर भ्रमित नजर आए. पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले थे और बाद में बताया गया कि विधेयक पर क्या रुख रखना है. अब सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या थी. वहीं कांग्रेसी नेता नाना पटोले ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बिल की जानकारी 9 तारीख तक नहीं थी. अगर वे सदन में होते तो बिल फाड़ देते. उन्होंने समन्वय में कमी की बात भी स्वीकार की. नहीं, देखो, एक तो बात क्लियर है कि सरकार की मंशा तो बहुमत के भरोसे कोई रोकने का सवाल ही नहीं, पर हमने विरोध स्ट्रांगली किया. ये मैसेज देने की आवश्यकता थी. जो लोग संविधान के लिए लड़ रहे, देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे, जो लोग देश का डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे, जो लोग आम आदमी के हक के लिए लड़ रहे, उनको लगता है ताकि ये जो पुरोगामी विचार हो या संविधान पर जिनका विश्वास हो, उन लोगों ने तो भी कम से कम ये स्ट्रांगली विरोध करना चाहिए था. ये उनकी मंशा थी. मुझे बिल तुरंत आएगा ऐसा पता नहीं था. मैं शाम को गया 9 तारीख को, तो 10 तारीख को मेरा वोट था और बैंक का चुनाव था, तो 9 तारीख तक मुझे कोई पता नहीं चला ये बिल आने वाला है. इसीलिए 9 तारीख को रात में लेट वो दूसरे दिन की कार्यक्रम आया और उसमें वो बिल शामिल था. इसीलिए हमारा उस दिन उपस्थित रहना
नहीं हुआ, ये सच है। मैं तो फाड़ देता और वॉकआउट भी कर देता, मैं स्ट्रांगली विरोध करता, पर मैं नहीं था, इसीलिए अब मैं उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, स्ट्रांग हमारे सीनियर लीडर, आपने सीनियर लीडर भी उपस्थित थे, उसमें नितिन राउत जी ने भी बात की, नाना पटोले जी भी बात की सभागृह में, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस मुद्दे पर कहा है कि नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, थोड़ी गलती हो गई, विरोधी पक्ष को एक होना चाहिए था। ये कैसे होता है कि ठीक है, उन्होंने जो कहा वो कमेटी में थे, शायद ऐसे मुझे लगता है कमेटी में सब नेताओं ने जो विरोध में उन्होंने वहाँ पे बताया था, जो बावनकुड़े साहब है जो अध्यक्ष थे, भाजपा के नेता है, मंत्री है, उन्होंने कहा था कि हाँ आप जो बता रहे हो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। गलती सब नेताओं की थोड़ी ऐसे हुई थी, शायद उन्होंने लिखित स्वरूप में वहाँ पे विरोध नहीं किया था कमेटी में। अभी आप जब कमेटी में होते हैं तो विधान भवन में आपको बोलने की वहाँ पे अनुमति नहीं मिलती, वो शायद इन नेताओं को मालूम नहीं था, इसलिए उनको बोलने की वहाँ पे संधि नहीं दी गई। और हम भी जब बात किए तो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय हमको बोलने नहीं दे रहे थे, हर वक्त बेल बजा रहे थे, और बहुत सारे कांग्रेस के जो आमदार है उनको भी बोलना था, तो कहा ना कहा तो भी वहाँ पे रणनीति, मुझे लगता है कि वहाँ पे विरोधी पक्ष भी थोड़ी सी गलत हो गई, साथ में रहना चाहिए था, साथ में बोलना चाहिए था। और कभी कभार एक आध नेता अगर खुद के बलबूते पे, खुद के दम पे एक आध अगर वो जीआर या एक्ट या जो भी बिल फाड़ देता और वो अगर चलने की बात करता तो 100% सब जो आमदार वहाँ पे उपस्थित थे वो भी उनके पीछे जा सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं। सब वहाँ पे चर्चा में थे और जो अनक्लियर डेफिनेशंस है उस बिल में वो बदलने की मांग हम सब ने वहाँ पे की, लेकिन सरकार ने वो एक्सेप्ट नहीं की। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विजय वडेट्टीवार कांग्रेस हाईकमान की नोटिस का क्या जवाब देते हैं। वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला पार्टी में अंदरूनी संकट को और गहरा सकता है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ को लेकर हाईकोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकार ने भगदड़ के लिए आरसीबी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि आरसीबी ने जीत के लिए इजाजत नहीं ली थी, बस सूचना दी थी। रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही का जिक्र किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी भगदड़ के लिए आरसीबी को ही जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि विक्ट्री परेड के दौरान बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। इवेंट का आयोजन कराने वाली कंपनी ने पुलिस को सिर्फ सूचना दी थी, लेकिन इजाजत नहीं ली। विराट कोहली का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा है कि आरसीबी ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कार्यक्रम के प्रचार के लिए कोहली का वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फैन से फ्री में इवेंट में शामिल होने के लिए कहा था। इस वीडियो के कारण लाखों लोग स्टेडियम के बाहर जुट गए और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान भी चली गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब शिवसेना उद्धव दल के नेता भास्कर जाधव ने उप मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे की मिमिक्री कर डाली। इस पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता शंभूराजे देसाई और गृह मंत्री योगेश कदम ने सख्त आपत्ति जताई और खुली चेतावनी दी। देसाई ने कड़ा विरोध जताते हुए निशाना साधा और बोला कि हम भी तुमसे 10 गुना ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन हम संयम बरतते हैं। हमारे नेता की तरफ एक उंगली उठाने से पहले उन्हें ये याद रखना चाहिए कि 4 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं। अगर अब से किसी ने हमारे नेता के खिलाफ ऐसा बर्ताव किया तो हम मंत्री और विधायक का पद भूलकर बाला साहेब के शिवसैनिक की तरह जवाब देंगे। इतना ही नहीं, शंभूराजे देसाई ने यह भी आरोप लगाया कि भास्कर जाधव का ये पूरा बर्ताव सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि मातोश्री को खुश किया जा सके और उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल जाए। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है, एक और भास्कर जाधव कहते हैं उन्हें सभी नियम पता हैं और दूसरी तरफ वही नेता सदन के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री शिंदे का अपमान करते हैं। देसाई ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो कभी आदित्य ठाकरे की म्याऊं म्याऊं की नकल करते थे वही आज हमारे नेता का मजाक उड़ा रहे हैं। मातोश्री बंगल्यामध्ये एक परम प्रिय अशा पद्धतीचा मासा त्या ठिकाणी जोपासण्यात आला होता। खरा मासा बरं का, पाण्यात राहतो तो, पाण्यात राहतो तो मासा। आपण आपल्याकडं फिश पॉन्ड असतो का नाही घरामध्ये, पाण्यामध्ये आपण मासे पाळतो, तसा एक मासा थोडासा कोणाला तरी आवड होती म्हणून तिथं पाळला होता
आणि एक दिवशी दुर्दैवानं काही कारणानं तो मासा मरण पावला. आणि नेमकं त्या दिवशीच आज जे मोठ्या आवाजात उबाटाचे भास्कर शेठ जाधव आदित्य ठाकरेंच्या बाजूने बोलतायत, तेच भास्कर शेठ जाधव त्या ठिकाणी गेले होते मातोश्रीवर. पण तिथं ते मासा मेल्यामुळं वातावरण दुःखी होतं, त्यामुळं त्यांना बाहेर काढण्यात आलं. आणि आत मृत झाल्यामुळं मासा मरला होता, पण तडपडत बाहेर भास्कर जाधव आले होते. ही अवस्था भास्कर जाधवांची तिथं झाली होती, हे आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. भास्कर जाधवांना आमचं एकच सांगणं आहे, आम्हाला खूप गोष्टी सांगता येतात. आम्ही एकेकाळी एकत्र होतो, ठीक आहे, तुमचा विचार आता वेगळा आहे, आमचा विचार आता वेगळा आहे. पण तुम्ही जर आमच्या नेत्याबद्दल लायकीन वगैरे असे शब्द काढाल तर त्याच्या 10 पट पुढे जाऊन आम्हाला सुद्धा बोलता येतं. एवढं फक्त भास्कर शेठनी लक्षात ठेवा. भास्करराव जाधव विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेतेपद मिळवण्यासाठी मातोश्रीला खुश करण्याकरिता त्यांचा चाललेला हा खटाटोप आहे, दुसरं काही नाही. हे माननीय वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांना सोडून गेले, हे शरद पवार साहेबांना सोडून गेले. मग आता विरोधी पक्ष नेतेपद मिळवण्याकरिता ह्यांनी जे आता मातोश्रीची चाकरी करतायत, हा त्यांचा त्याच्यामध्ये प्रयत्न आहे. एकंदरीत सभागृहामध्ये मला सगळे नियम माहिती आहेत, हे भासवण्याचा प्रयत्न करायचा, दुसऱ्या बाजूला अध्यक्ष महोदयांचा अपमान करायचा, बाहेर येऊन माननीय उपमुख्यमंत्री आणि आमचे मुख्य नेते, शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेबांचा अपमान करायचा. अशा पद्धतीने त्यांची निष्ठा ही गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्र राज्याने पाहिलेली आहे. आणि म्हणून मला वाटतं नामर्दासारखी वक्तव्य करणं ह्याच्यामध्ये कुठलीही महानता नाही, हे त्यांना मी आपल्या माध्यमातून हे आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो. पटना के पारस अस्पताल में गुरुवार की सुबह अपराधियों ने चंदन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस शूटआउट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अपराधियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 5 की संख्या में बदमाश बड़े आराम से पारस अस्पताल में घुसते हैं और चंदन जिस वार्ड में रहता है उस तरफ बढ़ते हैं। बदमाशों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। वे वार्ड के बाहर दरवाजे पर जैसे ही पहुंचते हैं एक एक कर हथियार निकाल लेते हैं। वहीं अब कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा है। बिहार कांग्रेस ने वीडियो को शेयर करते हुए एनडीए सरकार पर हमला किया। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो की सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बिहार का गुंडा राज, पिछले 17 दिन में 46 मर्डर हुए हैं। मुकेश सहनी ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है और लिखा है, बिहार बना क्राइम कैपिटल। पटना की सड़कों से लेकर अस्पताल तक गोलियां चल रही हैं। इस घटना के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 132 रनों पर रोक दिया और लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.3 ओवरों में जीत दर्ज की है। तंजीद हसन ने 73 रनों की नाबाद पारी खेली और बांग्लादेश ने 8 विकेट से निर्णायक मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मेहंदी हसन ने ऐतिहासिक स्पेल डाला और हरभजन सिंह का एक रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 4 ओवरों में 11 रन देकर 4 विकेट लिए, जो प्रेमदासा स्टेडियम में किसी विजिटिंग प्लेयर का सबसे बेस्ट स्पेल है। इससे पहले ये रिकॉर्ड हरभजन सिंह के नाम था, जिन्होंने 2012 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 4 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट लिए थे। मेहंदी हसन की गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश ने श्रीलंका को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन तंजीद हसन और कप्तान लिटन दास ने
महत्वपूर्ण साझेदारी की। दोनों ने 74 रनों की साझेदारी की और बांग्लादेश को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। तंजीद हसन ने नाबाद 73 रन बनाए और 47 गेंदों में 6 छक्के और 1 चौका लगाया। लिटन दास को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया और मेहंदी हसन को मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया। बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ ये पहली T20 सीरीज जीत है और टीम ने इस जीत से अपने फैंस को खुश कर दिया है। कमल हसन साउथ सिनेमा का एक ऐसा नाम जो बीते 6 दशक से पर्दे पर राज कर रहा है और अब एक बार फिर से राजनीति के मंच पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 25 जुलाई को कमल हसन राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने की एक खास मुलाकात अपने पुराने दोस्त और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत से। कमल हसन ने रजनीकांत से अपने आवास पर मुलाकात की और उन्हें एक स्पेशल चिट्ठी और फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इस मौके पर तस्वीरें खुद कमल ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की और लिखा कि नई यात्रा की शुरुआत से पहले अपने प्रिय मित्र रजनीकांत से मिलकर बेहद खुशी हुई। राजनीति के साथ साथ कमल का फिल्मी सफर भी चर्चा में है। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म ठग लाइफ बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन नेटफ्लिक्स पर इसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। कमल की पिछली फिल्म इंडियन 2 भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है उनकी अगली फिल्म कल की 2898 AD2 का, जिसकी रिलीज डेट का ऐलान अभी बाकी है। तो क्या कमल राजनीति में अब वाकई कहानी लिखेंगे और क्या कल की 2 से उनका करियर फिर ऊंचाई पर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बॉलीवुड में 4 दशक से भी ज्यादा वक्त बिता चुके अनुपम खेर आज भी किराए के मकान में रहते हैं। जी हां, वही अनुपम खेर जिन्होंने 540 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और अब डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। अपनी डेब्यू फिल्म तन्वी द ग्रेट के साथ अनुपम खेर बतौर निर्देशक 18 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाले हैं। लेकिन जितनी चर्चा फिल्म की हो रही है, उतनी ही दिलचस्प उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी एक सच्चाई भी है। 69 साल की उम्र में इतने बड़े कद या कलाकार आज भी किराए के फ्लैट में रहते हैं। एक निजी चैनल को इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा कि मुझे कभी अपना घर खरीदने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। हर महीने किराया देता हूँ, बैंक में पैसे रखता हूँ और चैन से जीता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी कमाई को पर्सनल लग्जरी में नहीं बल्कि नेक कामों में लगाना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो लोगों को हमेशा याद रहे। हालांकि अनुपम खेर ने अपनी मां की इच्छा जरूर पूरी की। शिमला में उन्होंने अपनी मां के लिए एक 8 बेडरूम का खूबसूरत अपार्टमेंट खरीदा है, क्योंकि उनकी मां हमेशा ये चाहती थी कि वहां उनका अपना घर हो। यानी स्टारडम के बावजूद जमीन से जुड़ा एक सादा लेकिन प्रेरणादायक जीवन जी रहे हैं अनुपम खेर। 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा जबरदस्त टकराव। एक तरफ बॉलीवुड के ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR की वॉर 2 तो दूसरी तरफ रजनीकांत की दमदार वापसी कुली। दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही हैं और दोनों ही पैन इंडिया लेवल पर दर्शकों का ध्यान खींचने वाली हैं। वॉर 2 यशराज का स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें ऋतिक और NTR की जोड़ी दमदार एक्शन करने वाली है। वहीं कुली का निर्देशन कर रहे हैं साउथ के मास्टर डायरेक्टर लोकेश कनगराज और फिल्म में आमिर खान भी एक खास रोल में नजर आ सकते हैं। पूजा हेगड़े भी रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। फिल्म का बजट 350 करोड़ का बताया जा रहा है। वॉर 2 भी कम नहीं है। 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में कियारा आडवाणी भी एक्शन अवतार में दिखेंगी। 2019 की वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ से ज्यादा कमाए थे और अब इसका सीक्वल भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। बॉलीवुड और साउथ की इस जंग में हर तरफ चर्चाएं हैं। कौन जीतेगा ये टक्कर? क्या रजनीकांत का स्टारडम भारी पड़ेगा या फिर ऋतिक NTR की जोड़ी करेगी धमाका? इतना तो तय है कि 14 अगस्त को सिनेमाघरों में जबरदस्त दर्शकों को मनोरंजन होने वाला है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।